हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। होप सो आप लोग बहुत बढ़िया रहेंगे। और मैं बता दूं कि आज जो अपन चैप्टर चालू करने वाले हैं वो है शेड्यूल 3 का डिस्कशन। सर ये शेड्यूल 3 क्या है? शेड्यूल 3, अरे भूलो मत बेवकूफो। तुमने सीएमए इंटर पास किया है, पहले 2 बार में 4 बार 6 8 10 12। सर अटेम्प्ट को लेकर आ गया। अटेम्प्ट की बात नहीं कर रहा। तो आज जो अपना चैप्टर रहने वाला है वो रहने वाला है शेड्यूल 3 का डिस्कशन। दैट इज बेसिकली ये कोई तुम्हारा इंडेक्स का पार्ट नहीं है। मतलब तुम्हारे सीएमए फाइनल सीएफआर के अंदर तुम अगर जाओगे तो तुम्हें ये चैप्टर का कोई इंडेक्स में नंबर नहीं दिखेगा कि भाई डिस्कशन ऑन शेड्यूल 3 या शेड्यूल 3 या डिस्कशन ऑन प्रिपरेशन प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। इसके ऊपर कोई डिस्कशन नहीं है, जबकि मेरे को लगता है कि ये फाइनल के अंदर बिल्कुल होना चाहिए था, क्योंकि अगर आप यही चैप्टर नहीं समझते तो यू विल फेस लॉट ऑफ डिफिकल्टीज। आपको इस चैप्टर के अंदर ना तो सारी चीजों के बारे में सुनने को मिलता है। नो डाउट ऐसा नहीं कि इस चैप्टर के अंदर ही सारे चैप्टर का मैं डिस्कशन कर लूंगा, सारे इंडेक्स के बारे में डिस्कस कर लूंगा, हर एक चीज बता दूंगा तुम्हें। नहीं, बिल्कुल नहीं। बस इस चैप्टर में तुम्हें क्या पता चलेगा, हाँ अरे ऐसा कुछ होता है, अरे हाँ ऐसा कुछ होता है। कुछ कुछ ऐसे टर्म्स है जो इधर समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, बिकॉज ये तुम्हारे कंटिन्यूसली कंटिन्यूसली बोल रहा हूँ, कंटिन्यूसली मतलब हर एक इंडेक्स में ये तुम्हें दिख जाएगा लगभग ये टर्म्स। कुछ कुछ टर्म्स ऐसे हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल देता हूँ, अभी बोल देता हूँ, ओसीआई करके एक कुछ आएगा, ठीक है, इस वीडियो के अंदर। तो वो एक ऐसा टर्म है जो बहुत बार हर एक वीडियो के अंदर डिस्कस, हर एक इंडेक्स के अंदर डिस्कस होगा, वीडियो नहीं इंडेक्स के अंदर डिस्कस होगा बेसिकली। तो कुछ कुछ ऐसी चीजें हैं जो अगर ये चैप्टर अगर आपने नहीं पढ़ी तो आपको डिफिकल्टी पक्का फेस करने को मिलेगी। अगर आपको फॉर्मेट ही नहीं पता होगा कि कैसे बनते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। याद है ना 11th 12th की वो बात, जब आपने पहली बार कंपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पढ़ा था, आपको फॉर्मेट रटाया गया था। फॉर्मेट आपने रटाया गया था या समझा था, वॉट। तो आपने फॉर्मेट समझा था और आपको पता चला था कि हाँ इस तरीके से कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनते हैं, इस तरीके से चीजें होती है। जब आप ग्रुप 2 में गए कॉर्पोरेट अकाउंट्स के अंदर तो उसमें भी आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ कंपनी एज पर शेड्यूल 3 बनाना सीखा था। उसमें आपने दोनों तरीके से सीखा था। इस पर एएस भी आपको बताई गई थी कि आपकी बुक के अंदर डिस्कस थी, इस पर इंडेक्स भी डिस्कस थी। बट हाँ, कॉर्पोरेट अकाउंट्स इज बेसिकली ऑन इंडेक्स, तो उसके अंदर ज्यादातर बात इंडेक्स की होगी। वैसे ही सीएमए फाइनल सीएफआर के अंदर भी आपको इंडेक्स की बैलेंस शीट पढ़नी है, इंडेक्स के प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में जानना है। मेनली अगर मैं बोलूँ इस चैप्टर, अभी ये जो डिस्कशन होगा पूरा शेड्यूल 3 वाला जो चैप्टर नंबर 2 है अपना, वो होगा किसके ऊपर? डिस्कशन ऑन बेसिकली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में मेजरली वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑन बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस एंड योर चेंजेस इन इक्विटी। इस चीजों के बारे में अपन डिस्कस करने वाले हैं। तो इसमें भी मैं तुम्हें, मैंने कल वाले लेक्चर में तुम्हें बता दिया था कि ये आज वाले लेक्चर की भी मैं तुम्हें रिकॉर्डिंग प्रोवाइड करूंगा। और इसके बाद में अब सारे के सारे इंडेक्स में लाइव 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 खुद से रिकॉर्ड करूंगा, फिर से नए इसी इंटरफेस में रिकॉर्ड करूंगा। और हो सका तो यूट्यूब पे लाइव आके भी पढ़ाऊंगा। मेरी कोशिश बिल्कुल रहेगी, जस्ट बिकॉज मेरा कॉर्पोरेट लाइफ भी है। ऑफिस से आके रिकॉर्ड करना थोड़ा सा हसल वाला टास्क हो जाता है, उसके अलावा अपनी थोड़ी सी पढ़ाई करना, चीजें समझना फिर से। तो बहुत सारी चीजें रहती है, खाना वाना भी बनाना पड़ता है। तो ये सारी चीजें, तो इस वजह से मैं बोल रहा हूँ कि आज वाला ये जो वीडियो होगा वो भी तुम्हें रिकॉर्डेड मिलेगा। और प्लीज ये अभी लेआउट चेंज हो जाएगा, ये इधर मैं जैसे अभी दिख रहा हूँ वैसे नहीं दिखूंगा। पुराना टाइप का थोड़ा जो लेआउट है वो चलेगा, जो कल वाले वीडियो में भी था। ये आज आपका ये रिकॉर्डेड वाला लास्ट वीडियो होगा। फिर उसके बाद में मैं फिर से ये न्यू लेआउट में नई तरीके से सब कुछ आपको नोट्स के साथ सब कुछ पढ़ाऊंगा। आज वाले चैप्टर में भी आपको इतनी कोई दरकार नहीं है नोट्स को प्रिपेयर करने की या क्वेश्चंस लिखने की, क्योंकि क्वेश्चन सॉल्विंग नहीं होगा इसमें। सिर्फ आपको बेसिकली बताया जाएगा व्हाट इज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का फॉर्मेट क्या है, ये सारी चीजें डिस्कस करी गई है। तो इसमें भी आपको कोई क्वेश्चन की जरूरत नहीं है, आपको कंसंट्रेटली सारी चीजों को सुनना है और एक आधी बार फिर से देख लेना है इस वीडियो को, ताकि आपको आगे जाके बहुत हेल्प होगी। दूसरी बात, आपने जो फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट किया है उसको भी एक बार गो थ्रू कर लेना फिर से, ताकि उस चैप्टर को फिर से आप कभी देखना ना पड़े, क्योंकि वो बहुत ही बेसिक चैप्टर है, बहुत ही ज्यादा। मैं सेकंड लेक्चर में सारे उसके क्वेश्चंस भी करवा दिए जितने तुम्हारे रेलेवेंट है, मोर देन रेलेवेंट करवा दिए। ठीक है। तो अपन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और बाय बाय सिर्फ अभी के लिए, आगे से अभी वीडियो प्ले होगा तो प्लीज वॉच दैट वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, कीप लर्निंग कीप स्टडिंग। और वीडियो स्किप मत करना भाई, पूरा का पूरा देखना। और पसंद आए तो लाइक जरूर करना। मैंने देखा कि व्यूज तो थोड़े थोड़े थोड़े, अरे कम बेसी ही आ रहे हैं व्यूज, तो अभी अभी तो मैंने चालू किया, बट लाइक कोई नहीं कर रहा यार, लाइक जरूर करके जाना प्लीज। ठीक है, और अपने कमेंट्स शेयर करना कि तुम्हें हेल्प हो रही है कि नहीं हो रही। धीरे 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 करके तुम्हें और भी चैप्टर्स, मेरे को पता है कि तुम लोग अभी मेन चैप्टर्स का वेट कर रहे हो कि कब आएगा, कि कंसोलिडेशन कब आएगा, बिजनेस कॉम्बिनेशन कब आएगा, ये सारी चीजें कब आएगी। बट
थोड़ा टाइम लगता है, आप सीधा ही पहाड़ नहीं चढ़ सकते, आपको नीचे से शुरुआत करनी पड़ेगी। तो बाय स्टेप आपको ऊपर लेके जाऊंगा मैं। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, और कीप वॉचिंग द वीडियो। और वीडियो खत्म नहीं हुआ है, आगे रिकॉर्डिंग अभी चालू हो जाएगी। टिल देन बाय बाय, कीप स्टडिंग, कीप लर्निंग। बाय बाय। Hello, 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 hello. Welcome to the new lecture of your CMA Final Corporate Financial Reporting, जिसमें आप पढ़ने वाले अपने CMA Final का इस सब्जेक्ट को वन एंड ओनली विद CMA हंस जैन। अरे सर, अपनी तारीफ फिर से चालू कर दी आपने। तो वेलकम गाइस, वेलकम 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 एवरीवन, वेलकम टू द सेकंड चैप्टर ऑफ योर CMA Final Corporate Financial Reporting। और जिसमें आज अपन जो चैप्टर उठाने वाले हैं, सर अब बता दो कौन सा चैप्टर है सर। सर आप क्या कंसोलिडेशन ही पढ़ा दोगे आज? कॉम्बिनेशन बहुत खुश लग रहे हो सर, बढ़िया चैप्टर लग रहा है हमें बहुत। नहीं, ये ऐसा चैप्टर है जो तुम्हारे सीएमए फाइनल की बुक में ही नहीं है सर। मतलब हम नहीं पढ़ेंगे सर, जो सीएमए फाइनल की बुक में नहीं है वो बिल्कुल नहीं पढ़ेंगे। हमने कसम खाई है कि हम सीएमए फाइनल की बुक से बाहर का कुछ नहीं पढ़ेंगे। ये कसम को तोड़ दो, अभी से ही तोड़ दो, ठीक है? मैंने पहले भी बोला था, अभी भी बोला था, अभी भी बोल रहा हूँ कि जितना जरूरी है वो सब पढ़ना है, सब। उसमें कुछ ना इफ एंड बट, टक टकाटक। वाह, क्या बात है। तो आज जो अपन चैप्टर उठाने वाले हैं वो आपका शेड्यूल 3 है। सर शेड्यूल 3, शेड्यूल 3 क्या होता है सर? इट्स नॉट शेड्यूल 3, इट्स शेड्यूल 3। शेड्यूल 3 तुमने अपने 12th में भी पढ़ी है, तुमने अपने सीएम इंटर में पढ़ी है सर। क्या पढ़ी है कुछ याद नहीं है सर, बीत गई वो बातें, क्या थी वो रातें, हाय ये मुलाकातें। अरे वाह सर, वाह वाह। जो पढ़ाई करते थे, क्या रातें थी सर, वो दिन रात जागते थे, बट अभी तक कुछ भी याद नहीं है उसका। ठीक है, तो कोई बात नहीं, तुम्हें याद है नहीं है कोई बात नहीं, अपन तो लेते हुए चलेंगे, पूरा डिस्कशन लेंगे, अच्छे से करेंगे सब कुछ। तो आज तुम्हारा जो चैप्टर है, चैप्टर शेड्यूल 3 है। ये चैप्टर एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर बन रहा है, भले तुम्हारी बुक में नहीं है, ठीक है? बट तुम्हारे जितने भी चैप्टर्स आप आगे जितने भी इंडेक्स पढ़ोगे ना, उन सब में ये चैप्टर जुड़ के आएगा। अगर नहीं जुड़ेगा तो तुम आना पूरा कभी कंप्लीट ही नहीं कर पाओगे सीएफआर को, ठीक है? तो ये चैप्टर पढ़ना तो बहुत ज्यादा जरूरी है। ओके सर, समझ गए, मतलब ये चैप्टर इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा है। हाँ, अंडरस्टैंडिंग तुम्हें इस चैप्टर की पूरी होनी चाहिए। इसमें मैं कोई क्वेश्चंस नहीं करवाने वाला, इसमें तुम्हारी पूरी कंसेप्चुअल क्लैरिटी, तुम्हारे जो कंसेप्ट्स है, ठीक है, तुम्हारे जो फॉर्मेट्स जो चल रहे हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के, उसके बारे में डिस्कशन होगा इसमें। ओके सर, मतलब ये चैप्टर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के फॉर्मेट के ऊपर है। हाँ, तो शेड्यूल 3 वही तो है। तुम ना भुलक्कड़ बच्चे हो, कुछ तो याद रखा करो। तो चलो मैं अपना फॉर्मेट लेआउट चेंज कर लेता हूँ ताकि तुम्हें मेरा बोर्ड दिखने लग जाए जल्दी से। सर ये हो गया लेआउट चेंज, और ये आ गई, ये कौन आ गई? ये आ गई फॉर्म। तो सर चालू करते। सर माइक मत देखो सर, हमें डर लगता है सर कि कहीं फिर से बंद तो ना हो जाए। शेड्यूल 3 जो आपका चैप्टर नंबर 2 है, वो है शेड्यूल 3 एंड इंट्रोडक्शन। इस चैप्टर में अपन जो पढ़ेंगे, देखो, तुमने शेड्यूल 3 के बारे में पढ़ा रहेगा, ठीक है? मजाक से ऊपर तुमने पढ़ा रहेगा, जरूर पढ़ा रहेगा। 12th में भी पढ़ा रहेगा, तुम्हारे सीएमए इंटर में भी पढ़ा रहेगा। हाँ सर, पढ़ा तो था सर कुछ ऐसा, शेड्यूल 3 करके तो था। उस शेड्यूल 3 के अंदर तुमने दो डिवीजन पढ़े होंगे, डिवीजन 1, डिवीजन 2। सर ये डिवीजन 1 डिवीजन 2 क्या होता है? हम तो फर्स्ट डिवीजन सेकंड डिवीजन जानते हैं, डिवीजन 1 डिवीजन 2 क्या होता है हमें नहीं पता सर। मैं बताता हूँ। तो तुम्हारा ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनते हैं, तुमने एक चैप्टर पढ़ा होगा, प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। हाँ सर, ये सुना सुना सर, हमने पढ़ा भी है सर, ये प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। इसमें तुमने क्या सीखा था? फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना सीखा था, बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस, कैश फ्लो, नोट्स टू अकाउंट्स, ये सब तुमने बनानी सीखी। हाँ सर, सीखी सीखी। ये जो बना रहे थे, इसका कोई फॉर्मेट था? हाँ सर, फॉर्मेट तो था। वो फॉर्मेट कहाँ से आ रहा है? वो कंपनीज एक्ट से आ रहा है। कहाँ से आ रहा है? कंपनीज एक्ट से, कंपनीज एक्ट 2013। कंपनीज एक्ट 2013 में 7 शेड्यूल्स है, उसी शेड्यूल में से ई ससुरा शेड्यूल 3 है, शेड्यूल 3 जो फॉर्मेट पे डील करते हैं। तुम्हारे ये दो फॉर्मेट्स, मेनली दो फॉर्मेट्स, और भी है बट अपन जिसके बारे में बात करेंगे जो अपने लिए रेलेवेंट है, वो दो डिवीजन में बांट के रखा हुआ है इसने, डिवीजन 1
डिवीजन 2, ठीक है। डिवीजन 1 में क्या है सर, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कैसे बनाए जाते हैं, उसका फॉर्मेट है। तो सर इसमें क्या है सर, इसमें फिर इंड एस होगा, हाँ एकदम सही, इसमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एज पर इंड एस। ओके सर, समझ गए सर। तो ये तुम्हारा हो गया फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एज पर इंड एस। और अपन सर क्या, हमें तो हमारे सिलेबस में तो सर एएस तो है ही नहीं, हमारे सिलेबस में तो इंड एस है, तो क्या सर हम ये नहीं करेंगे? हाँ तुम्हें मैं बोलूं आगे जैसे ये चैप्टर खत्म हो जाएगा उसके बाद में इसका कहीं पे भी जिक्र नहीं होगा, हमेशा डिवीजन 2 का जिक्र होगा और कहीं किसी चीज का जिक्र नहीं होगा। बट क्या ये तुम्हें समझना जरूरी है, रिकॉल करना जरूरी है? हाँ बहुत ज्यादा जरूरी है, ताकि तुम डिवीजन 2 पे जब मैं तुम्हें स्विच करूंगा तो तुम उससे कनेक्ट कर पाओ। ओके सर, समझ गए सर। तो सबसे पहले जो अपन का डिस्कशन होगा इसके ऊपर वो होगा शेड्यूल 3 डिवीजन 1। ओके सर, समझ गए। तो सर इसमें आप सबसे पहले क्या बताओगे, बैलेंस शीट। मैं क्या बताने वाला हूँ अभी, बैलेंस शीट। बैलेंस शीट का फॉर्मेट डिस्कस करेंगे अपन, ठीक है। अच्छा, ये बैलेंस शीट कैसे बनती है बेटा, हमेशा एज ऑन बनती है। मतलब बैलेंस शीट हमेशा आपको 31 मार्च, कोई भी ईयर हो, 31 मार्च एक्स 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 एक्स, सर एक्स की बात मत करो सर, कुछ याद आता है सर। अच्छा ठीक है, चलो नहीं बोलता। 31 मार्च, 31 मार्च के एज ऑन डेट बताती है, मतलब तुम्हारे एसेट्स, तुम्हारी लाइबिलिटीज, तुम्हारा शेयर होल्डर फंड, ये तीन चीज होती है मेनली बैलेंस शीट में। तो इस ये 31 मार्च को क्या पोजीशन पे है तुम्हारी बुक्स के अंदर, मतलब किस अमाउंट पे स्टैंड कर रहे हैं, वो तुम्हें कौन बताता है, बैलेंस शीट। ओके सर, तो क्या फॉर्मेट है सर इसका, तुम पर्टिकुलर्स रहते हैं इधर, तुम नोट बनाते हो इसके, तुम अमाउंट लिखते हो और तुम फिर से अमाउंट लिखते हो। सर दो बार क्यों लिखते हैं हम अमाउंट, क्योंकि हमेशा बैलेंस शीट हो या प्रॉफिट एंड लॉस हो, हमेशा किस में बनेंगे, कंपैरिजन फॉर्म में बनेंगे। मतलब ये 31 मार्च, 31 मार्च अगर ये 2025 है तो ये होगा 31 मार्च 2024 की, मतलब पिछले फाइनेंशियल ईयर के साथ कंपैरिजन फॉर्म में हमेशा बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस, अदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के पार्ट सारे दिए जाते हैं। ओके सर, समझ गए सर। तो इसमें सबसे पहला क्या आता है सर, इक्विटी एंड लायबिलिटीज। इक्विटी एंड लायबिलिटीज, एक सेकंड मैं रिकॉर्डिंग चेक कर लेता हूँ बस, तो रिकॉर्डिंग को लेके थोड़ा सा है। हाँ, इक्विटी एंड लायबिलिटीज। तो इक्विटी एंड लायबिलिटीज में सबसे पहले इक्विटी के ऊपर डिस्कस करें तो इक्विटी में क्या आता है सर, शेयर होल्डर्स फंड। शेयर होल्डर्स फंड, इसके अंदर भी दो आते, एक आता है शेयर कैपिटल, दूसरा तुम्हारा आता है 1000 सरप्लस। सर इसमें एक और चीज आती है, धुंधली धुंधली सी याद आ रही है सर, मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर बॉन्ड, हाँ आती है, बट अभी मैं क्या है मोटा मोटे डिस्कशन कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैं जो ऐसी चीजें तुमने देखा होगा कि जब तुम इंटरव्यू में पढ़ते थे तो वो बहुत कम आता था, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर वो बहुत कम टाइम आपको प्रेजेंट मिलेगा, ठीक है। उसके अलावा एक और चीज रहती है इक्विटी के अंदर, जैसे शेयर एप्लीकेशन मनी बट अलॉटमेंट इज पेंडिंग, वो वाला अमाउंट, वो चीज भी रहती है, बट वो भी मैं अभी लेके नहीं चल रहा हूँ, बिकॉज इट इज समथिंग विच इज नॉट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड, फ्रीक्वेंटली कम इन योर क्वेश्चन। ओके सर, समझ गए सर। हाँ पर वो क्या इक्विटी का पार्ट है, हाँ है। ओके, लाइबिलिटीज पकड़ते हैं सर। लाइबिलिटीज में जो सबसे पहली आती है वो आती है सर एनसीएल। सर ये एनसीएल क्या है, ये है आपकी नॉन करंट लाइबिलिटीज, नॉन करंट लाइबिलिटीज। ओके, दूसरी आती है सीएल, तो ये क्या है सर, करंट लाइबिलिटीज। यहाँ पे तुम इनकी अमाउंट्स लिखते थे, यहाँ पे तुम्हारा इसका टोटल आता था और ये बनता था टोटल इक्विटी एंड लाइबिलिटीज। हाँ सर ऐसा ही कुछ होता था। फिर तुम्हारे आते थे एसेट्स। एसेट्स में तुम्हारे सबसे पहले आते थे नॉन करंट एसेट्स, फिर आते थे सेकंड करंट एसेट्स, फिर तुम इसको भी टोटल करते थे, तुम्हारा बनता था टोटल एसेट्स। और फिर तुम्हारे साथ वो होता था जो तुम कभी नहीं चाहते थे बट हो जाता था, टैली ही नहीं होता था सर। यहाँ पे 10 आता था, यहाँ पे 15, यहाँ पे 15 आता था, यहाँ पे 20। सर वो 5 कहाँ पे गया हमें पता ही नहीं चला आज तक। अरे
कोई नहीं, आगे से टैली होगी, अपन प्रैक्टिस ही ऐसे करेंगे, क्यों नहीं होगी, जरूर होगी। ओके, तो सर इस तरीके से हमारी बैलेंस शीट कर जाती थी। हाँ ओके सर, इसके अंदर की बातें तो बताओ सर। नॉन करंट एसेट्स में भी तो बहुत सारी चीजें करते थे हम, नॉन करंट लाइबिलिटीज, करंट एसेट, इन सब में भी तो बहुत सारी चीजें आती थी, बताओ सर। हाँ करेंगे, डिस्कशन करेंगे। वो उसका एक डिस्कशन है ना बेटा, ऐसे नहीं कर सकता मैं, उसके लिए ना मुझे बहुत सारी बातें बतानी पड़ेगी, तो मैं आगे लेते हुए चलूं, फिर अपन बात करते हैं उसके ऊपर भी क्या बतानी पड़ेगी मुझको। ओके सर, तो यहाँ पे आपका बैलेंस शीट का जो फॉर्मेट था, बैलेंस शीट का जो फॉर्मेट था वो यहाँ पे खत्म हो जाता है। तो इसके बाद में क्या है सर, अब क्या प्रॉफिट एंड लॉस बताओगे? हाँ प्रॉफिट एंड लॉस बताऊंगा। फॉर द ईयर, ये कभी भी एज ऑन नहीं बनता बेटा, 31 मार्च के खर्चे नहीं बताते तुम सिर्फ, तुम पूरे फाइनेंशियल ईयर में क्या इनकम आई, क्या खर्चे हुए, क्या प्रॉफिट जनरेट हुआ, उसका पूरा बाइफिकेशन देते हो। तो इसमें तुम पर्टिकुलर्स लिखते हो, फिर से भाई सेम टू सेम फॉर्मेट बनता है तुम्हारा, ये भी कंपैरेटिव फॉर्म में जाता है, अमाउंट्स लिखते हो। ठीक है सर, समझ गए सर। इसमें सबसे पहले तुम्हारी क्या आ जाती है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। हाँ सर यही आता था सर, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मतलब पता है ना तुम्हें, कि धंधे से कमाया हुआ पैसा। फिर आती है तुम्हारी अदर इनकम, और दोनों को जोड़ के तुम्हारा क्या बन जाता था, पूरी कमाई, टोटल इनकम। फिर तुम्हारे आते थे एक्सपेंसेस। हाँ सर, खर्चे भी तो होते हैं जिंदगी में, बहुत खर्चे हैं सर, दिहाड़ी मिलती है छोटी सी, स्पेंड बहुत खर्चे आ जाते हैं। वो 5,000 रुपए में कैसे निकाले हम अपनी जिंदगी? कोई नहीं बेटा, सीए में बन जाओ जल्दी से, फिर पैसा ही पैसा कमाओगे। तुम्हारा एक्सपेंसेस आ जाएगा, एक्सपेंसेस में सबसे पहला तुम्हारा क्या आता है, रॉ मटेरियल कंज्यूम। ठीक है, रॉ मटेरियल कंज्यूम कैसे निकलता है सर, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। ठीक है, इस तरीके से तुम्हारा क्या निकल जाता था, रॉ मटेरियल कंज्यूम। ओके सर, इसका मतलब क्या हुआ, तुमने, तुम्हारे पास कितना पड़ा था स्टार्ट ऑफ द फाइनेंशियल ईयर में, और कितना खरीदा तुमने रॉ मटेरियल, और कितना तुम्हारे पास बच गया, तो जितना बीच में गैप रहा वो तुम्हारा यूज्ड हो गया, कंज्यूम कर लिया तुमने बिजनेस में। हाँ सर बिल्कुल सही बात है सर, यही होता है सर। फिर तुम परचेजेस करते थे, स्टॉक्स के परचेजेस करते थे, परचेजेस ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, एसआईटी शॉर्ट में बोल रहा हूँ। फिर तुम्हारा आता था चेंजेस इन इन्वेंट्री, चेंजेस इन स्टॉक, कुछ भी बोल लो तुम। सारे सर, चेंजेस इन स्टॉक क्या होता है सर, ओपनिंग माइनस क्लोजिंग, या क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, वॉट एवर, ओपनिंग माइनस क्लोजिंग मतलब, ओपनिंग माइनस ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, तो सर ऊपर भी तो हो गया ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक, नीचे भी फिर से बोलो ओपनिंग स्टॉक, बट वो सिर्फ किसका था, रॉ मटेरियल। ओ, और ये किसका है, अदर्स, जो तुमने और परचेजेस की होगी वो, तुम्हारा जो वर्क डब्ल्यू होता है। सर ये डब्ल्यू क्या होता है सर, हमने तो वीआईपी सुना है, डब्ल्यू क्या होता है? डब्ल्यू मतलब वर्क इन प्रोग्रेस। ओके सर, वर्क इन प्रोग्रेस क्या होता है बेटा, कॉस्टिंग नहीं पढ़ी क्या तुमने? कॉस्टिंग में बताया था ना तुम्हें, कि कितना माल है मशीन के अंदर, कितना प्रोसेस में है, प्रोसेस में लास्ट में, स्टार्टिंग में कितना प्रोसेस में था, एंड में कितना प्रोसेस में रह गया, तो बीच में जितना निकला बाहर वो यूज हो गया, खत्म। फिर तुम्हारे आते हैं एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस। फिर उसके बाद में आता है तुम्हारी फाइनेंस कॉस्ट। फाइनेंस कॉस्ट के बाद में क्या आता था सर, फाइनेंस कॉस्ट के बाद में आता था हमारा डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन। इसके बाद में तुम्हारा कचड़ा आता था, कचड़ा सर, कचड़ा क्या होता है, अदर एक्सपेंसेस। हाँ सर ये कचड़ा ही था, इसमें कुछ भी बात, कुछ भी आ जाता था सर। और इसके बाद में तुम्हारा टोटल एक्सपेंसेस आ जाता है। ओके सर, इसके बाद में जैसे ही तुम इनकम में से एक्सपेंस माइनस करोगे, तो तुम्हारा क्या आ जाएगा, प्रॉफिट बिफोर एक्सेप्शनल एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। सर ये क्या है, एक्सेप्शनल एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, सर हमें धुंधला धुंधला सा याद आ रहा है। अरे तुम्हारे एएस के अकॉर्डिंग कुछ आइटम्स एक्सेप्शनल होते हैं, कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होते हैं, उससे पहले का प्रॉफिट और एंड टैक्स भी, तो ये अमाउंट आती थी तुम्हारी। उसमें से तुम क्या करोगे, जो तुम्हारे ऑर्डिनरी आइटम वाले खर्चे हैं,
या तुम्हारी एक्सट्राऑर्डिनरी आइटम वाली, क्या बोलते हैं, एक्सेप्शनल आइटम वाले खर्चे हैं, उसे तुम माइनस कर देते थे, और तुम्हारा आ जाता था पीबीटी, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, और प्रॉफिट बिफोर टैक्स में से तुमने टैक्स माइनस किया तो तुम्हारा क्या आ जाता था, पैट, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। हाँ सर, बिल्कुल यही होता था सर। सर कितना मजा आता था सर ये बनाने में, सर पीएनएल आता था ना तो हमें सबसे ज्यादा मजा आता था। पता ही नहीं चलता था सही निकाला है गलत निकाला है, बस करके आ जाते थे। बैलेंस शीट में तो सर जैसे अगर मैच नहीं हुआ तो पता चल जाता था कुछ तो गड़बड़ हुई है। इसमें तो बिल्कुल सर जो मन किया करके आगे जाते। बेटा तुम नहीं सुधरोगे। ओके सर, ठीक है सर। तो इस तरीके से तुम्हारी ये डिवीजन वन का जो बैलेंस शीट और पीएनएल बनता था वो था। सर हमें भरोसा नहीं है सर आप पे, आप हमें बुक में से भी दिखाओ ना सर एक बार फॉर्मेट पूरा अच्छे से। ओके दिखाते हैं। सर क्या ये हमारे फाइनल की बुक में है क्या सर? ना ना, फाइनल की बुक में नहीं है। तो सर ये किधर है? इंटर की बुक का एक्सट्रैक्ट निकाल के लाया बेटा तुम्हारे लिए मैं खास। ये सर इंटर की बुक में मतलब, हाँ, तो ये तुम्हारी इंटर की बुक में हाँ खुल गया ये रहा। हाँ सर यही तो बुक थी सर, पिंक पिंक बुक, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एंड डिवीजन वन शेड्यूल 3, ठीक है। किस तरीके का फॉर्मेट होता था? वही अपन ने डिस्कशन किया, रेवेन्यू होता था, अदर इनकम पे टोटल इनकम, फिर सारे एक्सपेंसेस आते थे, ये इन सब का डिस्कशन अपन। फिर उसके बाद में ये वाला प्रॉफिट आता था अपना, उसमें से एक्सेप्शनल आइटम्स के एडजस्टमेंट, एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स के एडजस्टमेंट होते थे, और तुम्हारा प्रॉफिट बिफोर टैक्स आता था। प्रॉफिट बिफोर टैक्स में से तुम्हारे टैक्स के खर्चे माइनस हो जाते थे, तो प्रॉफिट फॉर द पीरियड फ्रॉम कंटिन्यूड ऑपरेशंस, मतलब तुम्हारे रेगुलर बिजनेस में से, कंटिन्यूड बिजनेस में से क्या प्रॉफिट जनरेट हुआ, रेगुलर एक्सपेंस नहीं, रेगुलर बिजनेस, रेगुलर, अरे रेगुलर बिजनेस मतलब तुम्हारा जो करंट बिजनेस, तुम्हारा करंट नहीं मतलब कंटिन्यूड बिजनेस है, उसमें से तुम्हारा क्या प्रॉफिट। सर इसमें डिसकंटिन्यूड वाले के भी प्रॉफिट आते थे, हाँ आते थे, उससे कोई लॉस आया तो वो भी आते थे, उसका टैक्स एक्सपेंस भी आता था, और फिर तुम्हारा फाइनल प्रॉफिट होता था, ठीक है। बट अभी डिसकंटिन्यूड वाले की बातें अपन को नहीं करनी है, अपन यहाँ तक चलेंगे सर। ओके सर, समझ गए सर। सर बैलेंस शीट भी दिखाओ ना सर, प्लीज। ओके प्लीज नहीं बोले, दिखाएंगे। ये आ गई तुम्हारी बैलेंस शीट एज पर डिवीजन वन शेड्यूल 3। ये अच्छा, तुम्हें एक और चीज बता दूं, जो ये डिवीजन है ना, उसके अंदर भी पार्ट वन है और पार्ट टू। क्या सर अब इसमें भी पार्ट पार्ट खेल रहे हैं लोग? हाँ, पार्ट वन में तुम्हारी बैलेंस शीट है और पार्ट टू में तो क्या है, तुम्हारा पीएनएल। ओके सर, देखो यहाँ पे पार्ट वन लिखा हुआ है। तो ये तुम्हारी इक्विटी एंड लाइबिलिटीज हो जाती थी, फिर उसमें आता था, फिर मैं शेयर वारंट्स वाला आता था, मनी पेंडिंग ऑन अलॉटमेंट आता था, फिर तुम्हारा एनसीएल आके सीएल आके तुम्हारा टोटल बन जाता था, फिर तुम्हारे एसेट्स आते थे। एसेट्स में तुम्हारे ये पूरे के पूरे एसेट्स, करंट एसेट्स आए, पहले नॉन करंट आए, फिर करंट आए, और फिर ये टोटल में ना तुम्हारा टोटल तुम्हारी बैलेंस शीट क्या हो जाती थी, टैली खत्म हो जाती थी। हाँ सर यही होता था सर। तो सर क्या ये डिवीजन टू की जो आप बात कर रहे हो, उसमें कुछ अलग होगा सर? उसमें कुछ तो अलग होगा, इसलिए तो आप बोल रहे हो सर कि ये अलग से पढ़ना है, वरना वही जो पढ़ रहे थे वही पढ़ लेते। हाँ बिल्कुल एकदम सही समझे हो तुम, होशियार हो एकदम। तो अब अपन करेंगे शेड्यूल 3, शेड्यूल 3 डिवीजन 2 के अकॉर्डिंग प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट। हाँ ठीक है। ओके सर। तो सर इसमें क्या बदलाव आया सर? इसमें कुछ नया आया क्या सर? कुछ नया मित्रों ने लाया क्या सर? हाँ मित्रों ने कुछ नया लाया, मित्रों ने कुछ चेंज कर दिया। क्या किया सर? कर दिया। क्या किया सर? ये फीफी क्या होता है सर? बोलो ना, मुंह से बोलो, बताता हूँ क्या हुआ। तुम्हारी बैलेंस शीट का फॉर्मेट डिस्कस करते हैं, ठीक है। हाँ ओके सर, बैलेंस शीट कर रहे हैं अपन। बैलेंस शीट में तुम्हारे पर्टिकुलर्स, फिर वही तुम्हारा फॉर्मेट उतना नोट्स वाला, अमाउंट अमाउंट ये सब तो चलता ही रहेगा, ठीक है।
ओके, सबसे पहले सर क्या आएगा, इक्विटी एंड लाइबिलिटीज आएगा सर, है ना ना। ये फिर क्या होता था सर, अब पता चलेगा। पहले आएंगे ऊपर एसेट्स। हाँ हाँ हाँ, एसेट्स आएंगे पहले। पहले एसेट्स आएंगे और फिर आएगी तुम्हारी लाइबिलिटीज। सर ये क्यों किया सर, मजा आता है, चेंज करो, नया इंडेक्स है तो फॉर्मेट भी कुछ चेंज लाओ। और एसेट्स इट्स लाइक कि, मतलब मेरा ये पॉइंट ऑफ व्यू है, बाकी एसेट मस्ट बी ऑन द टॉप ऑलवेज एंड लाइबिलिटीज, ये मेरा थिंकिंग है बस ऐसा। बाकी फॉर्मेट लाने वाले की मर्जी, जो फॉर्मेट लाया वो लाया। ओके सर, अपन को तो समझने से फॉर्मेट कैसा भी हो, अपन को अंदर की चीजें आनी चाहिए अच्छे से। सही बात है सर। तो सर इसमें क्या आता है सर, नॉन करंट एसेट्स आते हैं, फिर करंट एसेट्स आते हैं, इनकी अमाउंट्स आ जाती है, इनका टोटल आके टोटल एसेट्स हो जाता है। सर इसमें भी अंदर का नहीं बता रहे, अरे शांति रखो बेटा, शांति रखो। फिर आती है तुम्हारी इक्विटी एंड लाइबिलिटीज। इक्विटी एंड लाइबिलिटीज में तुम्हारा सबसे पहला आता है इक्विटी। और इक्विटी के अंदर तुम्हारी दो चीजें आती है, एक आती है इक्विटी शेयर कैपिटल। हाँ हाँ मुझे पता है, अब तुम्हारे अंदर खुजली आएगी। सर खुजली कैसी, अभी बता दो कैसी खुजली। और दूसरा आता है अदर इक्विटी। सर ये इक्विटी शेयर कैपिटल कैसे हो गया, ये तो हमने ऊपर देखा था शेयर कैपिटल था। सर कहा गया आपने अभी तो लिखा था सर, ये तो शेयर कैपिटल था। शेयर कैपिटल में तो दोनों टाइप के शेयर्स आते थे, इक्विटी शेयर्स भी आ जाते थे और प्रेफरेंस शेयर्स भी आ जाते थे। हाँ एकदम सही बोल रहे हो, दोनों आते थे। तो सर इधर सिर्फ इक्विटी आएगा क्या सर, हाँ इक्विटी आएगा। तो सर प्रेफरेंस कहाँ जाएगा, प्रेफरेंस शेयर्स खत्म हो गए क्या, इंडेक्स के अंदर प्रेफरेंस शेयर्स नहीं है क्या सर, है। तो सर उसका क्यों नहीं लिखा, उसको कहीं और लिखा जाता है। अच्छा, ओ, मतलब इक्विटी में सिर्फ अब इक्विटी शेयर कैपिटल और अदर इक्विटी है। हाँ सर, ये अदर इक्विटी क्या है, ये तुम्हारे रिजर्व्स एंड सरप्लस का बड़ा वाला वर्जन है। बड़ा वाला वर्जन सर, जो रिजर्व्स एंड सरप्लस है ना, वो काफी नैरोवर स्कोप था उनका, नैरोवर। उसके स्कोप को ब्रॉडन कर दिया, इसमें अदर इक्विटी के फॉर्म में। ओके सर, कैसे किया आगे बताऊंगा, शांति पेशेंस। ओके सर समझ गए। फिर से आपका तुम्हारा आ जाता है लाइबिलिटीज। हाँ सर लाइबिलिटीज तो आती ही सर। सर सच बताए, हमारे ऊपर भी बहुत लाइबिलिटी है सर, दोस्तों से उधार मांग के रखे, दे ही नहीं पा रहे, चुका ही नहीं पा रहे उनसे। चुका दो बेटा, उनके भी दिन नहीं चल रहे, तुम्हारे भी दिन नहीं चल रहे अभी। फर्स्ट तुम्हारा आता था नॉन करंट लाइबिलिटीज, सेकंड आता है तुम्हारा करंट लाइबिलिटीज, और यहाँ पे तुम्हारे इनके टोटल्स होके तुम्हारा टोटल इक्विटी एंड लाइबिलिटीज बन जाता था, बन जाएगा। ओके, क्या सर ये फॉर्मेट हमने कहीं पढ़ा है सर, हाँ बिल्कुल पढ़ा है, तुम्हारी ये इंटरमीडिएट के अंदर था। ओ सर याद तो नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं। शाबाश, शाबाश। इसलिए इंस्टीट्यूट को बोलते हैं जंप नहीं करके भेजने का, सीधा फाउंडेशन से फाइनल भेज देते हैं। अरे सर इंटर पास किया है सर, पास किया, हाँ हाँ तो पता है पास किया तुमने। फिर उसके बाद में प्रॉफिट एंड लॉस का फॉर्मेट डिस्कस करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। डिवीजन टू, है ना, डिवीजन टू ना। हाँ सर डिवीजन टू, एकदम डिवीजन टू। इसमें भी पहले आएगा क्या, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। फिर तुम्हारी आएगी अदर इनकम, इन दोनों को जोड़ के बनेगी तुम्हारी टोटल इनकम। फिर तुम्हारे भाई आएंगे एक्सपेंस। सर ये तो सेम टू सेम लग रहा है सर, ये तो ऊपर वाले जैसा ही लग रहा है, हाँ पूरा वैसा ही है अभी तो। रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड,
सेम उसका वही ओपनिंग प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग करके तुम्हारा ये आ जाएगा, ठीक है। ओपनिंग प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग, फिर तुम्हारा परचेजेस, फिर तुम्हारा चेंजेस इन इन्वेंट्री, वही ओपनिंग माइनस क्लोजिंग। ओके सर, समझ गए सर। चेंजेस इन इन्वेंट्री के बाद में तुम्हारा आता था एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस। हाँ सर, ये तो पूरा का पूरा सेम सेम लगे सर, ऊपर की तरह, हाँ एकदम। एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस के बाद में तुम्हारा क्या आता था, फाइनेंस कॉस्ट। फिर तुम्हारा आ जाता था डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन। फिर तुम्हारा आएगा अदर एक्सपेंसेस। ओके सर, समझ गए सर। तो यहाँ पे तुम्हारे टोटल एक्सपेंस होते थे, उसमें से उसको इनकम में से एक्सपेंस माइनस करके आता है तुम्हारा प्रॉफिट बिफोर ओनली एक्सेप्शनल आइटम्स। सर इसमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं होता क्या ना? इंडेस में नहीं है, इंडेस के फॉर्मेट में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम जैसा एग्जिस्ट नहीं करता। प्रॉफिट बिफोर एक्सेप्शनल आइटम्स एंड टैक्स, इसमें से क्या करेंगे सर, एक्सेप्शनल आइटम्स को एडजस्ट करेंगे। तुम्हारा जगह प्रॉफिट बिफोर टैक्स, उसमें से टैक्स को एडजस्ट करेंगे, तो तुम्हारा क्या आ जाएगा, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। हाँ, तो सर ये तो पूरा सेम ही है सर, ये तो पूरा सेम ही है। आपने क्या नया बता दिया इसमें? अभी बताता हूँ बेटा क्या है। जैसे ये प्रॉफिट आफ्टर टैक्स खत्म हुआ, तो एक डिस्कशन चालू हुआ। क्या डिस्कशन सर? मैं बताता हूँ कि ये जो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट है ना, वो पूरी तरीके से फेयर व्यू नहीं दे रहा है। सर बचपन से बनाते आ रहे, कैसे बोल सकते हो आप प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट को ऐसा? वो फेयर व्यू ही दे रहा है ना, वो पूरी पिक्चर नहीं बता पा रहा कभी भी। ओ, तो इंडेक्स में सर ऐसा क्या बदलाव किया इसमें कि पूरी पिक्चर बताने लग गया ये? हाँ, मैं बताता हूँ। मैं इससे बताने से पहले तुम्हें एक और चीज बताना चाहता हूँ। जो ये तुम्हारी इक्विटी एंड लाइबिलिटीज, बैलेंस शीट के अंदर इक्विटी एंड लाइबिलिटीज के अंदर जो इक्विटी शेयर कैपिटल और अदर इक्विटी थी, इसका भी एक बम्बाट फॉर्मेट है। सर कैसा फॉर्मेट? बम्बाट, एकदम खतरनाक। सर डरा रहे हो सर, अभी से ही डरा रहे हो। अभी तो हम नन्हे मुन्ने बच्चे हैं, हमारी मुट्ठी में भी कुछ नहीं है सर, तो हम क्या करें? तुम्हें पढ़ना है। नन्हे मुन्ने बच्चे, तेरी मुट्ठी में क्या है? तेरी मुट्ठी में है तकदीर तुम्हारी। सुना है ना गाना? हाँ सर, सुना है सुना है सुना है। सर क्या गाना गाते हो सर? तो गाना गाया ही नहीं मैंने। SOCE। सर ये SOCE क्या है? सॉस? कौन सा सॉस? नहीं, SOCE मतलब स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। ओ, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। सर ये स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी क्या होता है सर? सबसे पहले इसमें तुम्हारा बताते हैं इक्विटी शेयर कैपिटल के ऊपर। स्टेटमेंट नाम से समझो, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस तुम्हें क्या बताएगा? स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस कि भैया तुम्हारा ओपनिंग में कितना शेयर कैपिटल था। हाँ बिल्कुल। तुमने क्या कोई न्यू शेयर्स इशू किए, कोई शेयर को तुमने बायबैक करके खत्म कर दिया। हाँ वो आएगा सर। उसके अलावा तुमने कुछ और नए शेयर जो अलॉट करने बाकी थे वो अलॉट कर दिए क्या? वो भी आएगा सर, इसमें बिल्कुल आएगा। और फिर तुम्हारे क्लोजिंग में क्या बच गए शेयर्स। ओके सर, समझ गए। फिर दूसरे में सर जो अदर इक्विटी का फॉर्मेट है, अरे बेटा वो अगर मैं बनाने गया अभी, तो बस मैं 1.5 घंटे भाई मैं, हाँ मजाक कर रहा हूँ मजाक कर रहा हूँ। मैं तुम्हें दिखाता हूँ, दोनों के फॉर्मेट दिखाता हूँ। ओके। ओके सर। अपना डिवीजन 2। सर ये भी कहाँ पे था? इंटर की बुक से लाया हो बेटा एकदम। ये पिंक पिंक बुक तुम्हारी इंटर वाली बुक है, ब्लू ब्लू बुक तुम्हारी फाइनल वाली बुक है। हाँ सर, सही बोल रहे हो। इंट्रोडक्शन डिवीजन 2, शेड्यूल 3, ठीक है।
सर ये रेवेन्यू आया, अदर इनकम आया, टोटल इनकम आया, एक्सपेंसेस आए। हाँ सर यही डिस्कस किया था अभी अपन ने। फिर सर टोटल एक्सपेंसेस आके एक्सेप्शनल आइटम्स एंड टैक्स आए। देखो यहाँ पे एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं है, नो एग्जिस्टेंस ऑफ एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स, नॉन एग्जिस्टेंस। फिर तुम्हारे एक्सेप्शनल आइटम का एडजस्टमेंट होके तुम्हारा प्रॉफिट आफ्टर एक्सेप्शनल आइटम्स एंड टैक्स आ गया, मतलब आफ्टर एक्सेप्शन आइटम्स एंड टैक्स आ गया। ठीक है, बिफोर टैक्स, नॉट आफ्टर टैक्स, बिफोर टैक्स। तो ये बिफोर टैक्स के बाद में टैक्स के एडजस्टमेंट हो गए, तुम्हारा आफ्टर टैक्स का प्रॉफिट आ गया कंटिन्यूड ऑपरेशन से। तो ये तुम्हारी डिसकंटिन्यूड वाली बात है, तो इसको तो एक बार हटा दो। उसके बाद में सर ये कुछ नया नया दिख रहा है, शांति शांति में बताऊंगा क्या नया नया है, सब बताऊंगा। ओके सर, बैलेंस शीट का फॉर्मेट भी डिस्कस किया अपन ने। नॉन करंट एसेट्स होते हैं, एसेट्स ऊपर आ गए, लाइबिलिटीज नीचे चली गई, ये नॉन करंट एसेट हो गए तुम्हारे, ये तुम्हारे क्या हो गए, करंट एसेट्स हो गए। फिर इसके बाद में तुम्हारे टोटल एसेट्स आ गए, फिर तुम्हारी इक्विटी एंड लाइबिलिटीज आ गई, इक्विटी एंड लाइबिलिटीज। ठीक है, लाइबिलिटीज में दोनों आ गई तुम्हारी, नॉन करंट लाइबिलिटीज और करंट लाइबिलिटीज, और तुम्हारा यहाँ पे टोटल बन गया। बस यहाँ पे ये जो दो चीजें है, इसके लिए एक नया फॉर्मेट आया जिसे बोलते हैं स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। सर क्या है देखे जरा, तो ये तुम्हारे सामने आया है, है, है? खास खत्म हुआ। पर सर ये कितना अजीब है सर, ये समझ ही नहीं आ रहा सर, कैसे करेंगे? करेंगे करेंगे बेटा, सब करेंगे। एक सेकेंड, मैं तुम्हें दूसरी जगह से बताता हूँ, थोड़ा सही सही, इधर थोड़ा कुछ ग्लिच है। ये तुम्हारा अपन अभी फॉर्मेट खोल के बैठे थे, अभी यही देखा अपन ने, और फिर तुम्हारा है ये शक्तिमान, शक्तिमान वाला बाहुबली फॉर्मेट, एकदम ही खतरनाक। सर डरा रहे हो? नहीं नहीं, डरा नहीं रहा हूँ। ये तुम्हारा है स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। ओके सर, तो इसमें इक्विटी शेयर कैपिटल के बारे में बताया कि भाई तुम बिगनिंग में क्या था, कोई प्रायर पीरियड के एरर्स को एडजस्ट किया, कोई अगर रीस्टेटमेंट करना होगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का वो करना होगा। सर ये प्रायर पीरियड के एरर्स, इन सब के ऊपर इंडेस है बेटा, इंडेस। तो तब जब इंडेस आएंगे तब अपन डिस्कस करेंगे इसके ऊपर। फिर तुम्हारा ये करंट ईयर में कितने इक्विटी शेयर्स, उसके ऊपर क्या चेंजेस हुए, मतलब कोई अलॉटमेंट हुआ होगा, कोई नए शेयर्स इशू हुए होंगे, सॉरी, या तो कोई बायबैक हुआ होगा वो, और फिर कितने बैलेंस बच गए करंट पीरियड, रिपोर्टिंग पीरियड के एंड तक। फिर आता है तुम्हारा ये प्यारा सा फॉर्मेट, ये बिल्कुल भी प्यारा नहीं है सर, देखते ही नफरत हो रही है सर इससे हमें। हाँ हाँ, नफरत मत करो, प्यार करो इसको। ये तुम्हारा है अदर इक्विटी। इस अदर इक्विटी के अंदर देखो तुम्हें एक छोटू सा दिख रहा होगा, रिजर्व्स एंड सरप्लस। सर ये तो उधर का हेड हुआ करता था डिवीजन वन का। हाँ, तो देखो रिजर्व्स एंड सरप्लस कितना छोटा नैरोअर चीज को लेके चलता था, बट अदर इक्विटी में सब आ गया, सब कुछ। तो तुम जो भी सोच सकते थे वो। सर ये सब बस समझाओ ना सर, क्या होते हैं सर ये इक्विटी कंपोनेंट ऑफ कंपाउंड, सर ये कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट क्या है? अरे बेटा पूरा चैप्टर है इंड एस 109, अभी एक ही लेक्चर में तुम्हें सारा खत्म करवा दूं क्या? पॉसिबल नहीं। तो इन सब का जो डिस्कशन है ना सर, क्या हमें याद करना पड़ेगा पूरा फॉर्मेट? बिल्कुल भी नहीं, मैंने तो बोला ही नहीं तुम्हें। तुम्हें ये अपने आप याद हो जाएगा, तुम्हें अपने आप समझ में आ जाएगा, जैसे जैसे इंडेक्स होते जाएंगे ना वैसे वैसे तुम्हें सब समझ में आ जाएगा। ओके सर, तो सर अब आपने हमें ना वो भी नहीं बताया सर कि किसके अंदर क्या आता है। ये फाइनेंशियल लायबिलिटीज किसके अंदर आती है? फाइनेंशियल लायबिलिटी नॉन करंट कब होगी, करंट कब होगी? बोरोविंग्स में कब करंट होगी, कब नॉन करंट होगी? एसेट्स कब करंट होगी, कब नॉन करंट? ये सब आपने तो बताया नहीं सर अभी। बेटा अभी मैं बता नहीं सकता वो, क्यों सर, क्यों नहीं बता सकते? क्योंकि उसके पीछे का एक रीजन है। क्या रीजन है सर? रीजन ये है कि जब तक तुमने इंडेक्स नहीं पढ़े होगे,
जब तक तुमने अगर इंडेक्स ही नहीं पढ़े तो तुम किसी के भी बारे में कुछ नहीं समझ पाओगे, क्योंकि हर एक जैसे फॉर एग्जांपल मैं पीपी की बात करूं तो पीपी पे एक इंडेक्स है, इंटेंजिबल की बात करूं तो इंटेंजिबल पे एक इंडेक्स है, गुडविल के ऊपर भी इंडेक्स से रिलेटेड बहुत सारी बातें की गई है, इंडेक्स के अंदर बहुत सारी बातें की गई है। फिर तुम्हारा डेफर्ड टैक्स हुआ, ये तुम्हारा इंडेक्स है 12। तो सबके ऊपर फाइनेंशियल एसेट्स के ऊपर इंडेक्स है, इन्वेंटरीज के ऊपर इंडेक्स है, सबके ऊपर इंडेक्स है। तो मैं उसको तुम्हें ऐसे एक दिन में बता दूंगा, वो पॉसिबिलिटी बहुत कम है उसकी। समझ रहे हो तुम? उसकी पॉसिबिलिटी ना के बराबर है। जो 250 घंटे का सिलेबस है वो तुम्हें एक घंटे में मैं कैसे समझा दूंगा? ना, पॉसिबल ही नहीं है। तो सर क्या आप हमें नहीं बताओगे? बताऊंगा। जब इंडेक्स जैसे जैसे रिस्पेक्टिव इंडेक्स आते जाएंगे, उसके साथ तुम्हारे सारे ये जो राज है वो खुलते जाएंगे, तुम्हें पता चलता जाएगा कौन सा नॉन करंट होगा, कौन सा कब करंट होगा। हाँ सर, सही बोल रहे हो सर, एकदम। लर्न नहीं करना पड़ेगा, इसमें रटना नहीं पड़ेगा, अपने आप ही आ जाएगा तुम्हें। ओके। ओके सर, समझ गए सर। तो सर शेड्यूल 3 की बैलेंस शीट खत्म हो गई ना? मैंने बोला ना अभी तुम्हें, अभी थोड़ी देर पहले बोला कि जो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट के ऊपर अपन डिस्कस कर रहे थे। तो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में जैसे ही तुम्हारा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आया, तो यहाँ पे है ना, अब मजा नहीं आया। क्या मजा नहीं आया सर? ये सर ट्रू पिक्चर नहीं दे रहा। कैसी ट्रू पिक्चर चाहिए सर आपको? ट्रू पिक्चर ये चाहिए, जैसे इसके लिए मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, ये एग्जांपल को बहुत अच्छे से समझना। फॉर एग्जाम्पल, मेरे बुक्स में, बुक्स मतलब सर मेरे अकाउंटिंग बुक्स में, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एक लैंड है जिसकी कॉस्ट है, मैंने परचेज किया उसको 1/4/2015। ठीक है, 1/4/2015 को परचेज किया। कितने में परचेज किया? बहुत पैसा है तुम्हारे भाई के पास, 100 करोड़। वाह सर, हमें भी दे दो। मजाक कर रहा हूँ। 100 करोड़ रुपए, 100 करोड़ रुपए का मैंने परचेज किया। तो जब परचेज किया होगा तो एंट्री मारी होगी, बहुत बेसिक एंट्री है, लैंड अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। यही होगी एंट्री। हाँ सर, यही एंट्री हुई होगी। 100 करोड़ का लैंड आया, 100 करोड़ बैंक से चले गए सर। ओके सर, ये एंट्री हो गई। अब सपोज करो मैंने इसको सेल किया 31 मार्च पे, 31 मार्च 2026 पे मैंने इस लैंड को क्या कर दिया? सेल कर दिया। सेल ऑफ लैंड, सेल ऑफ लैंड। कितने रुपए में सेल किया सर आपने? चलो अभी 1 साल ही हुआ है तो ज्यादा नहीं बढ़ा होगा, 102 करोड़ रुपए से सेल कर दिया, 102 CR पे। ओ सर, 102 करोड़ रुपए अब आपके पास आएंगे सर। तो इसकी जनरल एंट्री बताओ क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक में आएंगे पैसे, कितने आएंगे सर? 102 करोड़। और सर लैंड जाएगा आपका 102 करोड़ का। ए पागल, बुक्स में लैंड कितने पे है? 100 करोड़। तो बुक्स में से 102 पे कैसे तुम हटा दोगे उसको? जो चीज 100 की है, 100 की बुक्स में पड़ी है, उसको तुम 102 पे हटा दोगे बुक से? ना, वो बुक से हटेगी 100 करोड़ पे ही। तो सर ये जो 2 करोड़ का बैलेंस बच गया क्रेडिट में, वो क्या होगा आपका? टू प्रॉफिट ऑन सेल, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ लैंड। हाँ सर, बिल्कुल होगा। तो तुम देख रहे हो मुन्ना? क्या मुन्ना? क्या मुन्ना? क्या देखना है मुन्ना को सर? 2 करोड़ का जो तुम्हें प्रॉफिट हुआ वो किधर जाएगा सर? ऑफकोर्स प्रॉफिट हुआ है, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में जाएगा सर, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा ये। और तुम्हारी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को 2 करोड़ से तुरंत बढ़ा देगा, इन्फ्लेट कर देगा, तुम्हारे प्रॉफिट को डायरेक्ट इन्फ्लेट करेगा। बट एक बात बताओ, सपोज करो ये तो अभी का एसेट है, कुछ एसेट्स ऐसे हो गए लॉन्ग पीरियड से हो रहे हैं, आज जाके उसकी वैल्यूज, मार्केट वैल्यू कंटिन्यूसली चेंज होती जा रही है, तो उसमें देखो कितना अनरियलाइज गेन जनरेट होता जा रहा है। और वो अनरियलाइज गेन तुम्हें एक बार में ही प्रॉफिट एंड लॉस में दिखेगा, कब? जब वो सेल होगा। हाँ सर, बिल्कुल सही बोल रहे हो सर। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में सीधा जब वो सेल होगा तभी वो हिट करेगा प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट को, उसके बिना तो हिट करेगा नहीं। हाँ एकदम। तो इधर है ना एक कंसेप्ट लाया, जैसे ही तुम्हारा पैट खत्म होगा उसके नीचे ना तुम्हारा एक और चीज बनना चालू होगी, जो कि है ओसीआई। ओसीआई सर, ये ओसीआई क्या है? अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। सर ये क्यों आया सर? क्या हम वो प्रॉफिट इसमें दिखाएंगे? ना, ये नहीं बोल रहा जो प्रॉफिट हुआ वो इसमें दिखाएंगे। मैं ये बोल रहा हूँ कि सपोज करो एक लैंड है, 1/4/2014 को तुमने एक लैंड ली थी 100 करोड़ की, ठीक है? उसके
वैल्यू बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई, 31 मार्च को तुमने उसे रीवैल्यू किया, उसके देखा उसकी मार्केट 2026 को तुमने देखा उसकी मार्केट वैल्यू हो गई है 150 करोड़। वाह सर, 150 करोड़। ये 50 करोड़ अभी तक तुमने बेची नहीं है, बट ये 50 करोड़ का तुमने इफेक्ट लिया बुक्स में, अपनी इफेक्ट लिया। तो बुक्स में इफेक्ट लेोगे तो क्या करोगे सर? बुक्स में हम इफेक्ट लेंगे, सीधा क्या करेंगे हम करेंगे सर, अपना लैंड को बढ़ा, मार्केट वैल्यू पे लेकर आनी है हमें बुक्स के अंदर, तो लैंड को हम बढ़ा देंगे। सर मार्केट वैल्यू पे ला सकते हैं क्या? हाँ, कैसे ला सकते हैं कि नहीं ला सकते, वो सब पर्टिकुलर इंडेक्स में डील किए जाएंगे। तो अभी तो मेरी बात मानो कि तुम्हें बुक्स में 100 करोड़ की लैंड को 150 करोड़ पे लेके जाना है, मार्केट वैल्यू पे, फेयर वैल्यू पे लेके जाना है। ठीक है, फेयर वैल्यू बोल लेते हैं इसको, फेयर वैल्यू वैल्यू पे। तो सर लैंड को मैं 50 करोड़ से बढ़ा दूंगा, हाँ बिल्कुल बढ़ा दोगे। टू, टू क्या करूंगा सर? तुम्हारा रिवैल्यूएशन हुआ ना, चेंज हुई, तो ये आएगा तुम्हारे रिवैल्यूएशन सरप्लस में, रिवैल्यूएशन सरप्लस या रिवैल्यूएशन रिजर्व में। हाँ सर बिल्कुल जाएगा ये सर, कुछ भी बोल लो, रिवैल्यूएशन सरप्लस बोलो, और 50 करोड़ उधर जाके क्रेडिट हो जाएगा। सर क्या ये फायदा मुझे हो चुका है, ये गेन मुझको हो चुका है एक्चुअली में? नहीं। तो ये क्या गेन अनरियलाइज्ड है? बिल्कुल सर, ये गेन अभी तक अनरियलाइज्ड है। तो ये रियलाइज कब होगा? जब मैं इस एसेट को एक्चुअली में क्या कर दूंगा, सेल कर दूंगा। उससे पहले तो मुझे ये रियलाइज होने वाला बिल्कुल भी नहीं है। हाँ सर, नहीं होने वाला ये रियलाइज, होने वाला। सर कैमरा देख रहे हो सर, डर चुके हो बिल्कुल, डर का भाव है सर। अरे बेटा, बहुत बहुत फिर मेहनत पूरी बेकार हो जाती है। ये पूरा का पूरा क्या है तुम्हारा? अनरियलाइज प्रॉफिट है। अनरियलाइज प्रॉफिट है, तो तुम इसे प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में भी लेके जा सकते हैं। इसको अलग से तुम नीचे डिस्क्लोज करो, तुम्हारी अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। इंडेक्स ये बोलता है कि तुम अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम बोल के इस अनरियलाइज गेन को नीचे दिखाओ तुम, कि मुझे अनरियलाइज गेन हुआ है 50 करोड़ का, मेरा इतना बड़ा है। ओ, तो सर स्टार्टिंग से ही पता चलता रहेगा कि हाँ, और जब ये सेल होगा तो अपन को पता चलेगा हाँ, इतना बड़ा प्रॉफिट क्यों आया अचानक से बैलेंस शीट के अंदर। अब समझ आई सर कुछ बात, ओके। बट ये ओसीआई में भी सर एक कहानी है। क्या कहानी है सर? ये ओसीआई के अंदर दो चीजें होती है, एक होती है ओसीआई आर और दूसरा होता है ओसीआई एनआर। और इनसे भी पहले सर मुझे एक बात बताओ, जितने भी अनरियलाइज प्रॉफिट्स होंगे सर, सारे के सारे हम ओसीआई में डाल देंगे क्या सर? यही होगा, जहां पे भी अनरियलाइज गेन हुआ वो सारे ओसीआई में? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो सर कौन सा डालेंगे कौन सा नहीं डालेंगे, ये कौन बताएगा हमें? इंडेक्स, रिस्पेक्टिव इंडेक्स अपने अपनी जगह पे बताएंगे कि कौन सा ओसीआई में जाएगा, कौन सा ओसीआई में नहीं जाएगा। सर तो मतलब जितने भी अनरियलाइज गेन हुए सर, वो हमें सारे के सारे ओसीआई में नहीं डाल देने हैं। चेक करना है, अगर इंडेक्स बोलता है ओसीआई में डाल ले तो डाल ले, वरना नहीं डाल ले। ओके सर, डन सर। अब सर ये ओसीआई में डालने के बाद में भी इनकी दो कहानियां निकल के आती है, एक होती है ओसीआई आर, दूसरा होता है ओसीआई एनआर। सर आर एनआर मतलब रेसिडेंशियल स्टेटस, नॉन रेसिडेंट, रेसिडेंट नॉन रेसिडेंट नहीं। आर मतलब रिक्लासिफाइबल, रिक्लासिफाइड, इन फ्यूचर में क्या हो जाएगा? रिक्लासिफाइड हो जाएगा, और ये हो जाएगा नॉट टू बी रिक्लासिफाइड। सर कहाँ पे रिक्लासिफाई होगा? रिक्लासिफाई मतलब कहीं ना कहीं पे तो जाके रिक्लासिफाई होगा इनटू पीएनएल। ओके सर, थोड़ा थोड़ा समझ आया सर, कि मतलब ओसीआई आर वाली चीजें जो भी होगी वो आगे जाके पीएनएल में क्लासिफिकेशन रिक्लासिफाई हो सकती, जा सकती है। बट ओसीआई एनआर वाली चीजें हमेशा हमेशा ओसीआई एनआर में ही रह जाएगी, वो वहीं से जाके खत्म होगी, वो पीएनएल में जाके रिक्लासिफाई नहीं होगी, मतलब पीएनएल को फिर से टच नहीं करेगी। एकदम सही। तो तुम इतना समझे कि तुम्हारा जैसे पैट खत्म होगा, तो पैट खत्म होने के बाद में तुम्हारा आएगा ओसीआई। ओसीआई में आएगी एक चीज जो ऐसी, ओसीआई ऐसा जो तुम्हारा है आर वाला, दूसरा आएगा तुम्हारा ओसीआई ऐसा गेन और लॉस ऐसा जो है एनआर वाला। ओके सर। सर एक बात बताओ, फिर ये लिखने के बाद में क्या होगा? इन दोनों को ऐड कर देंगे और तुम्हारा बनेगा टीसीआई। कि सर टीसीआई क्या है सर? टीसीआई का मतलब है टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, मतलब पैट प्लस दिस बिकम योर दिस, मतलब टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम कितनी है तुम्हारी फॉर द ईयर एंडिंग वॉट एवर द ईयर इट इज। ओके सर, समझ गए सर। तो ओसीआई आज सर एक और क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बहुत जेन्युइन बनना चाहिए और तुम्हारे दिमाग में जरूर आना चाहिए। सोचो सोचो, एक मिनट जरूर सोचो।
सर ये जो पैट है वो है आफ्टर टैक्स, बट ये जो गेन आपने 50 करोड़ का गेन लिया वो तो बिफोर टैक्स था सर। तो बिफोर टैक्स को हम ऐड कर देंगे आफ्टर टैक्स के अमाउंट के साथ? नहीं, इनके साथ में इनके रिस्पेक्टिव टैक्स के भी एडजस्टमेंट हो गए, इसके साथ में इसके रिस्पेक्टिव टैक्स के भी एडजस्टमेंट हो गए, और फिर जाके तुम्हारी क्या बनेगी, टीसीआई। ओके सर, तो मतलब ये ओसीआई का नया गेम आया है। ये ओसीआई का गेम अच्छे से समझना पड़ेगा बेटा। हर एक इंडेक्स में आएगा, घुस ना घुस के कहीं ना कहीं से आता जाएगा, और तुम्हें याद रखना पड़ेगा कि कौन सा आर में जाएगा, कौन सा एनआर में। और मैं बता दूं, अपन इतनी बार पढ़ लेंगे चीजों को, इतनी बार रिवाइज कर लेंगे कि तुम्हें ऑटोमेटिकली याद होने लग जाएगा कौन सा आर में आएगा, कौन सा एनआर में आएगा। तुम ऐसे रटना, हाँ ये आता है आर में, ये जाता है एनआर में, ये कहीं नहीं जाता है। अपन ने बोला ना, अनरियल गेन सारे के सारे ओसीआई के अंदर जाएंगे, जरूरी नहीं है जो इंडेक्स बोलेगा वही जाएंगे, और कैसे जाएंगे वो भी कौन बताने वाला है, इंडेक्स। तो सर इससे ये समझ में आ गया कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में बैलेंस शीट हो या बैलेंस शीट हो चाहे प्रॉफिट एंड लॉस हो, उनके सारे जो अंदर की चीजें वो अच्छे से समझने के लिए हमें क्या आने चाहिए, इंडेक्स। एकदम सही, इंडेक्स आएंगे तो बेटा तुम्हारा काम अच्छे से हो जाएगा। ओके समझ गए सर? ये भी फॉर्मेट हमें बुक से दिखा दो सर एक बार प्लीज, ये ओसीआई वाला। जरूर बेटा जरूर, अपन देख लेंगे इसको भी। ये तो फिर से वही खुल गई, ये क्या हुई, ये डिवीजन टू खुली। तो देखो ये अपन ने बैलेंस शीट देखी थी, ठीक है, ये स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इक्विटी वाला हो गया, ऊपर है तुम्हारा पीएनएल। ये देखो ओसीआई के अंदर क्या आया, आइटम्स आइटम्स दैट विल नॉट बी रिक्लासिफाइड टू पीएनएल, मतलब ओसीआई एनआर। फिर क्या बोल रहा है, इनकम टैक्स रिलेटिंग टू द आइटम्स दैट विल नॉट बी, मतलब इसका इनकम टैक्स, इसका टैक्स मतलब इनकम, इनकम टैक्स। फिर क्या बोल रहा है, आइटम्स दैट विल बी रिक्लासिफाइड टू पीएनएल, जो पीएनएल में चली जाएगी, तो ये ओसीआई आर हो गया, और फिर इसका क्या हो गया, इनकम टैक्स, इनकम टैक्स। और इन दोनों को जोड़ के तुम्हारा क्या बनेगा, टीसीआई। टीसीआई के अंदर क्या क्या आएगा, तुम्हारा पीएनएल का टोटल, पैट, और तुम्हारा ओसीआई का टोटल। ओके सर, तो ये बन गया हमारा टीसीआई, पैट प्लस ओसीआई इक्वल्स टू टीसीआई। ओके सर, समझ में आ गया सर। तो इसी के साथ में तुम्हारा ये जो डिस्कशन था मेरा पूरा का पूरा शेड्यूल 3 को लेके, वो खत्म हुआ। होप सो तुम्हें बहुत कुछ इसमें नया जानने को मिला होगा। हाँ बिल्कुल सर, जानने को मिला, हमारे फॉर्मेट भी फिर से रिवाइज हो गए। हमने इंटर में पढ़ा भी, लक्कड़ बच्चे भूल जाते। अरे प्यारे प्यारे बच्चे हो तुम एकदम, मेरे मेरे मीठे मीठे बूंदी के लड्डू हो तुम, बूंदी के लड्डू। तो सर इस तरीके से तुम्हारे पूरा का पूरा खत्म हुआ आज का ये डिस्कशन शेड्यूल 3 के ऊपर। अपन ने सब सीख लिया, डिवीजन 1, डिवीजन 2, डिवीजन 2 के अंदर जाके बैलेंस शीट में फुई फुई हो गया था। हाँ सर, अब सब फुई फुई पता रहेगा सर, फुई फुई, ठीक है। फिर तुम्हारा पीएनएल के अंदर, तुम्हारे डिवीजन 2 की बैलेंस शीट के अंदर ही इक्विटी, इक्विटी में शेयर कैपिटल की जगह इक्विटी शेयर कैपिटल हो गया, रिजर्व्स एंड सरप्लस की जगह अदर इक्विटी आ गया। फिर उसके ऊपर भी एक पूरा स्टेटमेंट बनता है, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। फिर पीएनएल के अंदर भी क्या आ गया सर, ओसीआई आ गया, अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, जिसके अंदर अनरियलाइज्ड गेन्स आते हैं। सारे के सारे नहीं आते सर, जो इंडेक्स बोलेगा वही आएंगे। इंडेक्स ही बताएगा कि सर वो ओसीआई रिक्लासिफाइड इनटू पीएनएल होंगे कि नहीं होंगे, या नॉट टू बी रिक्लासिफाइड रह जाएंगे। और साथ में सर उनके हम टैक्स के भी एडजस्टमेंट करेंगे, और पैट और उसको जोड़ के हमारा क्या बन जाएगा, टीसीआई। तो सर इसके साथ में अपना ये पूरा डिस्कशन खत्म होता है अब शेड्यूल 3। होप सो आपको मजा आया होगा पूरे इस लेक्चर के अंदर। और अपन मिलेंगे अब नेक्स्ट लेक्चर में, और इसमें अब नेक्स्ट लेक्चर से क्या होगा, अपन चालू कर देंगे अपना फुल फ्लेज सिलेबस। अपने जो भी डिस्कशन होने चाहिए तो सारे हो गए, इंडेक्स के रिलेटेड, इंडेक्स के बेसिक्स, इंडेक्स के अकॉर्डिंग बैलेंस शीट्स, पीएनएल के फॉर्मेट, सबके डिस्कशन हो गए। अब अपन समझेंगे सारे के सारे इंडेक्स लाइन बाय लाइन, ठीक है। तो मिलते हैं बेटा नेक्स्ट नेक्स्ट लेक्चर में, और होप सो आपको पूरा समझ में आया होगा। कोई भी डाउट क्वेरीज होगी तो मुझसे बिंदास पूछ सकते हो, मैं तुम्हारा ही टीचर हूँ, तुम्हारी ही मदद करने के लिए हूँ, और हमेशा तुम्हारे लिए हाजिर हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।